सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक और कमेटी की रिपोर्ट सामने आ रही है। पहले चीनी का मामला था और आटे का मामला था, वो रिपोर्ट आई। उसके बाद कहा गया कि अब पावर सेक्टर की रिपोर्ट भी सामने आने वाली है और अब इसको भी पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें भी होशरुबा इंकशाफात हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1 अरब रुपए का, रोज़ाना की बुनियाद पर 1 अरब रुपए का नुकसान होता है। IPPs ने यह भी किया है कि ऑयल से प्रोडक्शन ज़्यादा दिखाई, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। हैरानकुन तौर पर यह बातें भी सामने आ रही हैं कि इसमें भी जहांगीर तरीन साहब का नाम है। इसी तरह से और भी कुछ अहम शख्सियात हैं। ज़ाहिर है पावर सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन एक ख़ास बात लगता यह है कि इस कमीशन में भी ये रहेगी, जिस तरह कर्जा कमीशन आप देख ले या जो भी बात हो, कि ये भी माजी की हुकूमतों पर ज़रूर इस हवाले से सवालात उठाए जाएंगे। इसीलिए हमने आज दावत दी है जनाब चौधरी मंजूर साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब भी मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया। अब ये वज़ीर आज़म की तरफ से ये कहा गया है, काबीना की तरफ से, कि अब ये इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। वो फोरेंसिक रिपोर्ट के रोशनी में अब फोरेंसिक रिपोर्ट भी तैयार होगी कि किस वक्त कितने की बिजली बनाई गई, कितने की बेची गई, कहाँ कितने का घपला था। लेकिन इसमें भी आपकी हुकूमत पर जरूर मलबा गिरेगा। ये मैं आज ही आपको बता रहा हूं कि जनाब ये पीपल्स पार्टी के दौर में ये IPPs लगाए गए, इनको ये फेवर्स दी गई, और नून लीग के दौर में, जाहिर है आप दोनों के दौर में ये हुआ, हत्ता के परवेज मुशर्रफ साहब के दौर का भी इसमें हवाला है। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया। पहली तो बात है कि अगर ऐसी कोई तहकीकात होंगी तो ये खुश आइंद होंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तहकीकात कहाँ से शुरू होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको 4 बार भुगता हुआ है। सबसे पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, आपको याद होगा 97 के अंदर, 96-97 के अंदर, तो एहतसाबुर रहमान साहब ने इनका बहुत रगड़ा निकाला था। जरदारी साहब को भी जेल में रखा था इन्हीं केसेस के अंदर, और फिर उसके बाद एक हपको के MD थे, उनको डाला था। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये तमाम जो थे ये आने रुक गए थे। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने इसका वो सारा वो नैब के जरिए करवाया। फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो फिर रेंटल पावर्स आते हैं, फिर उनको रुकवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जाकर, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे कल सुबह 9 बजे मेरी टेबल पे सारे पैसे होने चाहिए। तो वो सारे पैसे आ गए। फिर उन्हें फिक्र हुई कि ये तो पैसे आ गए, इनमें से किसी भी ने भी ये नहीं कहा कि राजा परवेज अशरफ ने या किसी और ने मेरे से पैसे ले लिए, इतने तो इतने में कम दूंगा। उन्होंने कहा कल सुबह 9 बजे यहाँ पे इनका 14% सूद भी चाहिए, वो भी जमा हो गया। एक कंपनी ने नहीं करवाया था, कारके ने, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चली गई। उसका नतीजा क्या निकला? अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। जब ये उस वक्त लगाए गए थे तो उस वक्त इनकी एफिशिएंसी और थी, आज और है। इस पे मैं बिल्कुल इस बात पे मैं बल्कि आपके नॉलेज में एक और बात लाना चाहता हूँ कि मुझे याद है जब नवीद कमर वापडा के मिनिस्टर थे तो उस वक्त एक प्रपोजल आई थी IPPs की तरफ से कि अगर आप हमें पैसे दें तो हम आपको इसमें से कुछ पैसे छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। कहा गया था कि अगर 2 साल की मोहलत दें तो 15% छोड़ते हैं, 1 साल की दें तो 20%, और अगर अभी पैसे यकमुश्त अदा करें तो 25% छोड़ने के लिए तैयार है। ये उनकी ऑफर थी, और अगर दिए जाते तो और भी कम कर लेते, शायद 30% पे। चौधरी साहब, ये मैं बड़ा सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं बड़ा क्रिटिक रहा हूँ पीपल्स पार्टी पे, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं 25% वाला कमीशन का, मैं बिल्कुल इसका विटनेस हूँ कि 25% कमीशन और बतौर ब्राइब IPPs देने के लिए तैयार थी। वो 480 रुपए, यानी जो भी, यानी वो चाह रहे थे किसी तरीके से भी कि 25% यानी 480 अरब की आते ही जो इसहाक डार साहब ने नवाज शरीफ साहब के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पेमेंट दी थी 480 अरब की, वन गो में एक बैंक को लेटर लिखा गया, नेशनल बैंक को, कि और साथ IPPs की लिस्ट लगाई विदाउट प्री ऑडिट कि जनाब 480 अरब जुलाई के अंदर पेमेंट की गई, और साथ एक लिस्ट लगाई गई जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी मियां मंशा थे, उनकी IPPs या बाकी जिस तरह यहाँ पे मौजूद है नदीम बाबर साहब या बाकी जो लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं, रजाक दाऊद साहब, तो ये तो, और उन्होंने 480 अरब दे दिया। पीपल्स पार्टी के दौर में वो पैसे नहीं पे हुए थे,
और अभी ये जो नहीं हुए थे, नहीं हुए थे। मैं यही गुजारिश करने लगा हूं कि उस वक्त ये नेगोशिएट कर रहे थे कि गवर्नमेंट को हम 25% छोड़ने के लिए तैयार हैं, और वो तैयार थे। मैं उस मीटिंग में इत्तेफाक से मौजूद था जहां पे नवीद कमर साहब के घर पे ये बात हो रही थी। तो ये चीज़ है। दूसरी, मैं ये समझता हूं कि अगर इसका ऑडिट होता है, जो कि होना चाहिए, तो होना चाहिए, लेकिन कहां से शुरू करेंगे? इनकी अपनी काबीना में इनकी पार्टी के अंदर जहांगीर तरीन बैठे हैं, काबीना के अंदर ये बाबर साहब बैठे हैं, रज़ाक दाऊद बैठे हैं, और ये क्या नाम इनका, ये जो खुसरो बख्तियार बैठे हैं। नहीं, इनकी मौजूदा कैबिनेट की बात कर रहे हैं। और फिर असद उमर साहब के अजीज भी बैठे हैं जो IPP जिनके हैं। तो फिर देखना ये कि अपने घर से शुरू करेंगे तो किसी को इतराज भी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ये इसको उसी तरह से कोई तमाशा ही बनाना चाहते हैं, अपोजिशन के खिलाफ बनाना चाहते हैं, तो फिर इसको कोई भी नहीं मानेगा। अच्छा सर, ये एक चीज़ भी सुनने में आ रही है कि एक मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला किया गया, बल्कि ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि अगर इस कमीशन में जिस तरह से आपने कहा नदीम बाबर, खुसरो बख्तियार या रज़ाक दाऊद का नाम आता है, माइनस जहांगीर तरीन, तो इनको भरपूर तरीके से डिफेंड किया जाएगा। तो अगर कमीशन में इनका नाम आता है तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा क्वेश्चन बचता है कि वो इनको डिफेंड कर सके? नहीं, देखिए, वो हमेशा यही करते हैं, अपने लोगों को बचा लेते हैं। मसलन अभी ये इनका करप्शन पे क्या नैरेटिव है, कहते थे कि इमरान खान किसी करप्ट को नहीं लेगा, फिर सारे करप्टों को ले लिया, तो फिर कहने लगे उनको टिकट नहीं देगा, फिर टिकट दे दिए। फिर कहने लगा कि इनको सीट जीतने के लिए चाहिए थी सीटें, लेकिन इनको वजीर नहीं बनाएगा, फिर वजीर बना दिया। फिर कहा कि अगर अब किसी ने की तो छोड़ेगा नहीं, फिर अब ये सामने आया तो फिर वो वजीर भी रहे। तो ये नैरेटिव ऐसे ही है, ये बनाते हैं कुछ देर के लिए, और फिर ये सारे का सारा किधर गया है वो? 17 केसेस हैं KPK के अंदर, क्या बना है उनका? BRT से लेकर, खैबर बैंक से लेकर, मालम जब्बा से लेकर, वो सारे इर्द गिर्द बैठे हुए, सारे मिनिस्टर्स भी हैं। पहले इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जनाब ये जो पहली कमीशन रिपोर्ट आई उसमें इन्होंने खुद कहा कि खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन का इसमें नाम नहीं है। उसके बाद पता चला कि दोनों के इसमें नाम है। तो क्या अब भी कोई ऐसी ये नाम निकाल कर लेकर आओ? ये उन्होंने बशीर मेमन ने सबसे पहले रिपोर्ट दी थी, जो FIA के DG थे, उनको वापस की गई कि इन दोनों के नाम निकाल कर लेकर आओ। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो ये कमीशन बनाया जा रहा है इसमें भी ये इंस्ट्रक्शंस हो कि इन तीनों के नाम नहीं डालने, इसके अलावा बाकी सबके नाम डाल दो? नहीं, ऐसे हो नहीं पाएगा। देखिए ना, वो इसमें बड़ी टेक्निकलिटीज आएंगी। उसकी एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी है, फिर जिन्होंने ये मशीनरी दी होती है वो है, फिर यहाँ पे देखना, मैं ये नहीं कहता इसमें है गड़बड़ है, मैं बिल्कुल इस पे वाज़े तौर पर आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, लेकिन कितनी है, कैसे है, किस किस की कितनी है, वो सारे सारे एक दूसरे के साथ हैं। अच्छा चौधरी साहब, और उसमें वो निकल आएगी। इसमें जिस तरह आपने फरमाया कि 480 अरब की जो पेमेंट इसहाक डार साहब ने हुई, आपकी हुकूमत खत्म है, जो ही नून लीग की आई, उसके अंदर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसी पेमेंट के ऊपर, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट थी, आपको याद होगा, 480 अरब में 190 अरब की बदनवानियाँ और बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की थी उन्होंने। अभी जो आपसे मैं शेयर कर देता हूँ कि अभी जो एक IPPs के हवाले से जो कमेटी बनाई थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसमें ISI, FIA, उसके बाद SCCP के साबिक चेयरमैन उसको सरबराह बनाया गया, वो ये कहती है कि 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब का नुकसान हुआ है। फिर वो कहती है जो 25 साल वाले जो प्लांट्स थे, जो उनके वाले से जो खरीदार, यानी 51 अरब लगा के 12 सालों में 450 अरब उन्होंने कमा लिया। तो 94 के ज़्यादा IPPs थे, कुछ के बाद 2000 के बाद लगे। तो आपकी जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी के दौर में भी, लेकिन ज़्यादातर जो मामले हैं ये नवाज शरीफ के दौर में हुए। तो अभी एज ए जो सीनियर पॉलिटिशियन, ये जो पावर सेक्टर के अंदर जो हज़ारों अरब की जो करप्शन है, क्या पीपल्स पार्टी बीइंग ए पार्टी ये चाहेगी कि जो भी इसके अंदर है, वो कैबिनेट में लोग बैठे हैं या बाहर, ये अरबों रुपए का अगर नुकसान हुआ है तो इनसे वापस आना चाहिए ताकि आवाम को बिजली सस्ती मिल सके? बिल्कुल, मैं इसका हमायती हूँ, वो कोई भी हो। अगर किसी ने कोई गलत किया है, कोई करप्शन की है, गवर्नमेंट से ज़ायद पैसे लिए हैं, जो कुछ भी है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, जैसे ये चीनी और आटे के स्कैंडल में गंदम की एक्सपोर्ट और चीनी के एक्सपोर्ट में क्या ICC ने इजाज़त नहीं दी?
क्या जो कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया तो उसकी तो बराह रास्त जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पे आती है। बाकियों को तो गिरफ्तार कर लें आप, लेकिन इनको कोई ना पूछे। अगर ऐसे है तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर फेयर एंड फ्री होगी तो मैं तो बिल्कुल इसका हामी हूँ, वो मेरा हो, वो आपका हो, कोई भी हो। लेकिन एक मैं आपको बताऊं इस मुल्क में क्या क्या तमाशे होते हैं। आपको याद होगा, स्पेशली आप चूंकि ज्यादा पुराने दोस्त हैं, बाबर डोगर साहब भी बैठे हैं, गाजी साहब भी काफी देर से हैं, लेकिन मैं थोड़ा 25 साल पीछे जाना चाहता हूँ। आपको याद है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और अब्दुल्ला शाह ने ये जो थार कोल पावर प्रोजेक्ट है उसका संगे बुनियाद रखा था, और 25 साल इस पे तमाशा लगा रहा कि इससे बिजली नहीं बन सकती, ये कोयला खराब है, ये है वो है। मसला क्या था कि जो ऑयल की मल्टीनेशनल्स थी वो नहीं चाहती थी कि ये अपना किसी अपने घर के रिसोर्स से सस्ती बिजली पैदा करें। और 25 साल बाद तो शुमिये किस्मत देखिए या सुए इत्तफाक देखिए कि वो दोनों नहीं रहे, ना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ना अब्दुल्ला शाह, और दोनों के बेटे जाकर उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, और 660 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ चुकी है और बाकी इन लाइन है। और अगर हम इसको हर साल 1000 मेगावाट आने देते तो आज 25,000 मेगावाट तो घर से बिजली मौजूद होती, जो कि एक पूरा एक तमाशा किया गया। और फिर थार पे फोकस किया गया जानबूझकर, थार को लाहौर से कंपेयर किया गया, थार को चोलिस्तान से कंपेयर करना चाहिए था। और आज अगर थार के लोगों को कुछ सहूलतें मिल रही हैं, वहां पे सड़कें हैं या उनको मुफ्त बिजली मिल रही है जिस इलाके में पैदा हो रही है, तो ये बड़े बड़े तमाशे होते हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन चौधरी आपको याद है, जी आपको एक मिनट जरा मुझे, आप सिर्फ एक मिनट, आपको याद है ये LNG पे एक आर्टिकल पे इफ्तिखार चौधरी ने सुओ मोटो ले लिया था और कहा था $1 की करप्शन होगी। अभी प्री बिड नेगोशिएशंस हो रही थी, कोई चीज थी ही नहीं, और उस पर लेकर रोक दिया था, और अब उसके बाद दोबारा मुआहदा हुआ है, किसी ने पूछा है? कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक प्रोपेगेंडा होता है, उसकी यलगार होती है, वो तमाशे होते हैं। ऑयल की मल्टीनेशनल बहुत तगड़ी है दुनिया के अंदर। आज थोड़ा सा ये तेल के गिरने से उनको थोड़ा लॉस हुआ है, लेकिन उन्होंने अरबों डॉलर्स कमाए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर भी बाहर। चौधरी साहब, यही मेरा सवाल था। आपका कमाल है कि आपने मेरे जहन से ही शायद तो देख लिया इफ्तिखार चौधरी वाला मामला। ये भी तो एक मसला है, हम सब चाहते हैं कि जिसने भी करप्शन किया पकड़ा जाए। पावर सेक्टर, आप भी कह रहे हैं कि इसमें कहीं आपको भी लगता है झोल है, मसाइल हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से सामने है। अब जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो कर दिया था, टिथियान का आप देख लें, कारके का देख लें, $1.5 अरब पाकिस्तान कहाँ से देता? वो तो भला हो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का, वरना हम फंस गए थे। अब ये टिथियान और ये रेकोडिक का, ये तो एक अजाब बन गया पाकिस्तान के लिए। कहां से हम $6 अरब देंगे? अब पहले ही मसाइल का शिकार है, तो ये भी तो एक हमें ध्यान रखना है। ये अलग बात है कि मीडिया हो, हमारे इदारे हो, पीपल्स पार्टी में करप्शन का लेबल बड़ी आसानी से लगता है, ये आप भी मानेंगे। आज भी अगर आप देखें, चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए बड़े इज्जत के लिए लायक हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि शफाफियत ना विफाकी हुकूमत में है ना सूबाई हुकूमतों में है। सिंध हुकूमत जिस तरह से मदद कर रही है लोगों की, वो पता ही नहीं लग रहा। तो ये चीजें तो फिर सामने आती हैं। नहीं, देखिए दो अलग है ये, इसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है? अगर उसमें से अगर कोई गड़बड़ थी तो उनको कहते कि ये गड़बड़ है और इस बुनियाद पर ये पॉइंट्स हैं और आप रीनेगोशिएट करें, तो पाकिस्तान का बेनिफिट हो जाता। मुझे याद है ये तैयब एर्दोगान साहब आए थे जब राजा साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और इत्तेफाक से प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान में नहीं थे, और मैं उस जगह पे मौजूद था। नैयर बुखारी साहब बतौर प्रेसिडेंट थे, और नैयर बुखारी साहब को कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तैयब एर्दोगान ने कि इसका नेगोशिएट मैं करवा देता हूँ, बहुत थोड़े पैसों में वो मान जाएंगे। अच्छा, तो आप बात कर लें। और उस वक्त कौन सुनने वाला था? आज उससे कई गुना ज्यादा जो रीनेगोशिएट हो गए उसमें भी कई गुना ज्यादा देंगे हम, दे के अपनी जान छुड़ाएंगे। इसी तरह से रेकोडेक है। सो सवाल ये है कि अगर कहीं पे कोई गलती हुई है तो मैं कहता हूं उसको करें। दूसरी बात, अब फिर नोटिस ले लिया, अब नोटिस लेकर कहा कि 8 अरब का इन्होंने राशन तकसीम कर दिया है। जब फैक्ट्स गए सामने चीफ जस्टिस साहब के, वो बहुत एहतराम है उनका, तो पता चला कि 1 अरब रुपए का वो हर पहले और फिर, और जिसको वो दे रहे हैं, आज ये पोर्टल का ऐलान हुआ है, उन्होंने सबसे पहले उस पोर्टल का ऐलान किया कि हम एक पोर्टल बनाते हैं, जिसको राशन मिलेगा उसका CNIC लिया जाएगा, और उसमें जो 3 अरब रुपया पहले उन्होंने दिया और उसके 5 सिग्नेटरी हैं, एक फैसलिटी है, एक छाबड़ा साहब है, एक और है कोई प्राइवेट जो किसी NGO के हैं,
एक चीफ सेक्रेटरी और एक फाइनेंस सेक्रेटरी, ये 5 हैं जिसमें 3 प्राइवेट हैं। और उनको भी कहा गया कि आप भी जिसको राशन दे उसका CNIC ले। सुप्रीम कोर्ट के पास CNIC मौजूद है, उन पे सिमें निकली हुई हैं, वहां से किसी एक को CNIC से सिम से फोन करके पूछ लें कि आपको मिला है कि नहीं मिला। ये तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन उससे हुआ क्या है कि एक मिनट जरा, उससे हुआ क्या है, मैं जिस शहर में बैठा हूं यहाँ पे तो किसी ने एक बैग नहीं दिया, इनसे नहीं पूछा कि आप लोग यहाँ पे भूखे बैठे हैं उनको राशन क्यों नहीं दिया, लेकिन वहां पे रुक गया, वहां पे प्रोसेस रुक गया। जो ही हुआ, आपको ब्यूरोक्रेसी का, खान साहब को, डोगर साहब को मेरे से ज्यादा पता है कि ब्यूरोक्रेसी तो उसी वक्त कलम ऐसे ऐसे रख के हाथ पे ऐसे पीछे छोड़ के बैठ जाती कि हमें क्या जरूरत है कि हम जलील होते फिर हम नहीं करते। उन्होंने उसी दिन से काम छोड़ दिया हुआ। अब अगर उसका नतीजा ये निकलना है तो फिर कौन आगे बढ़ेगा जी, कौन काम करेगा? एक सवाल, चाहे चौधरी इफ्तिखार हो, चाहे जस्टिस साकिब निसार हो, मुझे एक चीज बताएं, जब भी करप्शन की बात आती है पीपल्स पार्टी आसान तरीन टारगेट क्यों होती है? क्यों हर एक जब भी करप्शन की बात की जाती है तो सबसे पहला टारगेट पीपल्स पार्टी क्यों बनती है? क्या वजूहात हैं इसकी? नहीं, देखिए, ये नैरेटिव बदलता रहा है। ये नैरेटिव पहले पीपल्स पार्टी पे गद्दारी का ब्लेम था, भुट्टो साहब गद्दार हैं, भुट्टो साहब फलां है। आज सारी दुनिया कह रही है कि काश जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी ना दी होती तो आज हमारा मुल्क किसी और जगह पे होता। वो एक आलमी साजिश थी, मुझे बताएं 1974 की जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस आई थी, उसमें से कोई एक बचा है जिसको मार नहीं दिया गया हो, जिसको कत्ल नहीं कर दिया गया हो? शाह फैसल से शुरू हुए थे, लेकिन भुट्टो साहब पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं था। भुट्टो साहब पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं था। बात तो उस वक्त करप्शन फैशन नहीं था, उस वक्त करप्शन जो था वो प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं था, आज प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सा, जब मैं ये इतना फेयर कह रहा हूं कि इसमें 3 प्राइवेट लोग हैं, दो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं, उनमें से भी मिनिस्टर को पॉलिटिकल बंदा कोई नहीं है, तो कहां से करप्शन होगी इसके अंदर? मतलब खामखा ही एक तमाशा खड़ा करना है, वो कर दिया जाता है। सो बाकी जगह पे बजाय इसके कि अगर आपने लॉकडाउन करना था, आज भी अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि लॉकडाउन बाकी दुनिया ने खोल दिया। और भाई, लॉकडाउन अगर बाकी दुनिया ने खोला है तो उनके केसेस और उनकी डेथ्स नीचे जा रही हैं, आपका ऊपर जा रहा है और आप खोल रहे हैं। बस मैं आपको दो छोटी छोटी फिगर्स रख रहा हूँ सामने। पहले 41 दिनों में पाकिस्तान में 4000 केसेस हुए, दूसरे 12 दिनों में 8000, यानी दूसरे 4000 सिर्फ 12 दिनों में हुए। पहली डेथ जो है वो 45 दिनों में 92 डेथ्स हुई हैं, 8 दिनों में, यानी 13 तारीख से लेकर आज तक 100 से ज्यादा होगी। आप कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, आप सब कुछ खोल रहे हैं, उलट जा रहे हैं। ये नतीजा जो निकलने वाला है वो सबको हमें नजर आ रहा है। टेस्टिंग नहीं हो रही, आपकी टेस्टिंग परसेंटेज जो है वो तो बहुत खौफनाक है, और जो दुनिया का ट्रेंड है वही ट्रेंड आपके यहाँ भी है। आपने अभी तक 200 अरब रुपया रखा है, कहते हैं कि उनको देंगे हम जो मजदूर हैं, किसी मजदूर का कोई मैकेनिज्म। आज मुझे फोन आया, यहाँ पे पावर लूम्स है हमारे शहर में, टेंडीज हैं, उन्होंने कहा कि हमने 1000 की लिस्ट दी है, हमें तो किसी ने पूछा बुलाया ही नहीं है। तो जो लोग घरों में बैठ गए हैं, राशन तो उनको आज चाहिए, तो राशन भी अगर तकसीम होना बंद हो जाए, पहले आपने 11 तारीख तक, जब तक अपना ऐलान नहीं कर रहा, सिंध गवर्नमेंट को आपने डाटा नहीं दिया, ना नादरा ने डाटा दिया, ना PTA ने कोई मदद की, ना कुछ भी। जब आपने कर लिया तो फिर आप शुरू हो। चौधरी साहब, तो ये सारी चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा। जी चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जिस तरह उन्होंने भी कहा है चौधरी मंजूर साहब ने कि दाल में कुछ काला तो ज़रूर है और इसकी कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, साफ शफाफ होनी चाहिए। क्योंकि ये अजीब बात है कि 2015 में भी पॉलिसी आती है, कोई प्लांट लगाता है तो एक साल में 71% वो मुनाफा कमा जाता है कुल अपने इन्वेस्टमेंट का, कोई 32% 2015 में। इस तरह किसी का पता चल रहा है कि 50 अरब रुपया लगाया था, 450 अरब रुपया कमा लिया, किसी ने 22% ज़्यादा अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मुनाफा दिया। तो इस पर देखते हैं तहकीकात किस तरह से कहाँ पहुँचती हैं। लेकिन एक और बड़ा खौफनाक मामला ये है कि फैसल ईदी साहब, जो कि ईदी सेंटर के, ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं, उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया कोरोना का। ये बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि वो पिछले चंद दिनों में किन किन से मिल चुके हैं, जिनमें आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी शामिल हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। और वो एक समाजी शख्सियत हैं, बहुत से लोगों से वो मिलते हैं, बहुत से लोग मदद करते हैं। तो ये 16 तारीख बताई जा रही है कि उनकी तबीयत ख़राब हुई, बुखार वगैरह था और जिस्म में दर्द,
तो उसके बाद दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया। तो असद खरल साहब, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है कि देखिए ये भी ज़ाहिर एक समाजी शख्सियत है, बहुत से लोगों से मिलना, उनकी इमदाद कर रहे थे, तो इनमें पॉजिटिव आना ये इतना ख़तरनाक है, जबकि ये खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। हालांकि आप उसामा साहब नाज़रीन जिस तरह देखते हैं, फैसल ईदी साहब बल्कि एडवाइस करते थे, अवेयरनेस कैंपेन के वाले से एक लीड रोल था उनका। वो बार बार ये कहते थे हम इवन के तदफीन का जो तरीका, बल्कि यहाँ तक कि शायद हमारे प्रोग्राम में भी बात हुई थी कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो जनाजे होते हैं अगर टेस्ट उनके पॉजिटिव नहीं भी होते, कन्फर्मेशन बाद में भी होती है, हम हॉस्पिटल से पता करते हैं तो डेड बॉडीज़ की तदफीन के लिए इतने हम फिर भी हिफाजती इक़दाम करते हैं। मिलने के हवाले से भी जिस तरह उन्होंने कहा कि वो प्रॉपर यकीनन वो कर रहे होंगे, लेकिन इसका उसामा साहब नुकसान क्या है? फैसल ईदी साहब जो है जिस तरीके से फ्रंट एक लाइन पे एक प्राइवेट जो प्राइवेट एनजीओ के हवाले से अगर देखा जाए तो उनका यानी एक हुकूमत जितना तकरीबन रोल बन जाता है कि ऑलरेडी चूंकि बहुत बड़ा चिपा का ईदी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी अपनी एम्बुलेंस सर्विस है, उनकी अपना एक सेटअप है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका काम ही यही है कि लाशों के हवाले से भी जख्मियों के लेके जाना और इस तरह कोरोना के हवाले से जख्मी जानवरों के लिए, लोगों के लिए खुराक का, यतीम बच्चों का, बहुत सारे और शादियों का, रोजगार। तो अब कोरोना के हवाले से वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस हवाले से लोगों को लेके टेस्टों के लिए लेके जाना, वहां से अगर कोई बॉडीज आ जाती है हॉस्पिटल से तो हर जो हुकूमत की इदारा है, हॉस्पिटल है, बाबर साहब उनसे बाबर साहब ये जो ये है कि वजीर आजम साहब जो मिले हैं और बहुत सारे लोगों को, और पता चला कि वजीर आजम साहब को भी शायद जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, एक तो टेस्ट जो है शायद उन्होंने कहा कि आप भी करवाएं। ठीक है बाबर साहब, ये किन किन को मिले होंगे, सारों के टेस्ट होने चाहिए जी बिल्कुल, पूरे इदारे पे आ जाएगा कि जो लोग तदफीन में शामिल होते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो सैकड़ों लोगों की तक, और फिर ईदी वाले सारे लोग जिनसे मिलते हैं, बाकी लोग जो मिले हैं, तो ये बड़ा एक बाबर साहब खास साहब असल में आप देखें तो जो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, चाहे बरतानिया में उनके प्राइम मिनिस्टर हैं या रॉयल फैमिली है, या दुनिया में आप देखें जहाँ जर्मनी की चांसलर हैं, कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी मिसेज हैं, तो वो हाई रिस्क पर हैं क्योंकि उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लोगों से मिलना है। इसी तरह से फैसल ईदी साहब जो हैं वो सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं ऐसे वक्त में जब सिंध गवर्नमेंट खुद कह रही है कि कराची में बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स हैं और उनके पास किट्स कम है। ऐसे वक्त में फैसल ईदी का जो अदारा है वो फ्रंट लाइन पे खेल रहा है। वो लोग ना सिर्फ तदवीन कर रहे हैं बल्कि राशन की तकसीम भी कर रहे हैं, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये इस वक्त चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनका इंटरेक्शन रोजाना की बुनियाद पर हो, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला को जल्द से याद करें, वो भी बड़ा इंटरेक्शन अल्लाह ताला को जल्द से दे। ये ब्रेक का वक्त है इंशाल्लाह। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अमेरिकी खाम तेल की कीमतें 20 साल की कम तरीन सतह पर चली गई हैं, मनफी में चली गई हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला दुनिया की तारीख में अनोखा वाकया हुआ कि अमेरिकी खाम तेल की कीमत सिफर से भी नीचे चली गई। यानी सिफर से मुराद ये आप लें कि कहा यह जा रहा है कि मनफी में, मनफी का मतलब यह है कि पैसे भी दे रहे हैं और कह रहे हैं जी आप तेल भी, यहाँ तक हुआ। लेकिन उसके बाद फिर एशियाई मार्केट में कुछ बाउंस बैक किया और 10 सेंट फी बैरल की सतह पर भी आई। 10 सेंट फी बैरल, और एक बैरल है 159 लीटर का। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अमेरिकी खाम तेल के साथ हुआ। लेकिन बाकी जो जिस तरह सऊदी तेल जिसको आप कहते हैं आम लफ्ज़ों में, एक ब्रिटिश ऑयल भी जिसको कहा जाता है, उनकी कीमतें फिर भी मुनासिब जगह पर थी, अगरचे वो भी $20 के आगे पीछे चल रही हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर कमल शोज़ब साहिबा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और फरहान बुखारी साहब माहिर मईशत हैं, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर कमल शोज़ब साहिबा, ये बताइएगा कि अब सबका ध्यान पाकिस्तानी कौम का पूरा, और ख़बरें भी आ रही हैं कि तेल की कीमतों में बड़ी वाज़ेह कमी होगी फिर से, तो इस बारे में आप कुछ बता सकती हैं? बहुत से लोगों का ख्याल है कि कम से कम 10-15 रुपये तो होनी चाहिए, लेकिन IMF कह रहा है कि आपके पैसे बहुत कम है, टैक्स आपका बहुत कम कलेक्ट हुआ है, 1000 अरब का कम से कम शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा कीमत नहीं चल रही है, उस पर टैक्स लगी बढ़ाकर आप कुछ टैक्स
ताकि हुकूमत के मामला भी चल सकें। तो इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? थैंक यू वेरी मच उसामा, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। मैं ब्रीफली बता दूं कि ये जो जीरो रेटिंग पे आ रहा है फ्यूल का, ये फ्यूचर में यानी खरीदना है। और दूसरा 2 टाइप ऑफ फ्यूल होते हैं, ब्रेंट है जो हम खरीदते हैं, और दूसरा WIT है जो अमेरिका या दूसरे ममालिक हैं जो यूज करते हैं। हम जो ब्रेंट लेते हैं वो अभी भी $21 पे, और जो फिजिकल उसकी ट्रांसपोर्ट के बाद आपको पड़ता है तो $21-22 फी बैरल अभी भी वो पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि जब आपने एडवांस में जाके खरीदना होता है तो उसके लिए आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को कई सालों से ना यहाँ पे पानी के लिए कोई प्लानिंग की गई, ना यहाँ पे ऑयल स्टोरेज की प्लानिंग की गई, और मतलब हम लोग डे टू डे पे ही अब तक ऑपरेट करते रहे हैं। तो इस वजह से अभी ये चीज़ें देखने वाली हैं कि क्योंकि पूरी दुनिया ने इसकी जो कीमत ड्रॉप होने की एक रीज़न ये है कि लोगों ने ऑलरेडी स्टोरेज कर ली हुई है ऑयल की, और अब मार्केट में चूंकि कंजम्पशन कम हुई है इसलिए उसकी डिमांड ड्रॉप हो गई है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी जो बिजली या जो बिजली के मामलात हैं उसके बिलों का, या हमारी जो इकोनॉमी जितनी ऑयल पे चलती है उसमें एक IPPs आप बहुत ज़्यादा आजकल सुन रहे हैं, उसमें कैपेसिटी चार्जेस होते हैं और एनर्जी चार्जेस होते हैं। जो पुराने IPPs लगे हुए हैं वो तो उसमें हमें फ़ायदा हो जाएगा कि एनर्जी के चार्जेस उसमें हमें बहुत कम पड़ेंगे, और क्योंकि उसके कैपेसिटी चार्जेस अब उस तरह से नहीं रहे। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट लगे हुए IPPs के अंदर उसमें 75% है वो कैपेसिटी चार्जेस हैं और 25% एनर्जी चार्जेस हैं, तो वहाँ पर वो इतना हमें फ़ायदा नहीं देगी। लेकिन जो IMF का आपने जिक्र किया वो बात ठीक है, इसलिए कि बाकी बहुत सारे चीज़ों में इस वक्त हुकूमत बिल्कुल छूट दे रही है। आपने देखा कंस्ट्रक्शन की जो पैकेज आया है उसमें भी टैक्स की छूट दे दी है, टेक्सटाइल वालों को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दी है, और इस वक्त एक अनयूजुअल सिचुएशन है पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में। तो हम उस तरह से ना टैक्स कलेक्शन एग्रेसिवली कर रहे हैं, ना और कोई मामला जो हैं वो अच्छा, तरीके से इकोनॉमी के। लेकिन कोई खुशखबरी तो आप कह सकते हैं अगले महीने फरहान साहब से क्वेश्चन भी। देखिए मैं ये जो आपको बता रही हूँ कि जब ओवरऑल प्राइसेस ड्रॉप होती हैं तो फायदा जरूर होता है इकोनॉमी में। ऑब्वियसली अगर हमारी 65% जो है वो ऑयल ड्रिवन और इम्पोर्टेड ऑयल पे ड्रिवन इकोनॉमी है, तो जाहिर है जब प्राइसेस ड्रॉप करेंगी उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। लेकिन अभी उसको मैं मतलब ये प्री मैच्योर होगा कि मैं अभी कोई बहुत बड़े बड़े दावे कर दूं, लेकिन ऑब्वियसली उससे फर्क जरूर पड़ेगा। अभी भी 15 रुपए आपको पता है कम हुआ है, और हमारी इन्फ्लेशन भी सिंगल डिजिट में आ गई है, इसी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सिंगल डिजिट में आया, और हमारी स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रही है, और ये बहुत अच्छे इंडिकेटर है। फरहान साहब, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं, पाकिस्तान में ऑयल की डिमांड में कमी आई है क्योंकि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो सारी बंद है। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये जो ऑयल की प्राइसेस है कि पाकिस्तान में इसी तरह मेंटेन रहेंगी या इसमें भी एक डिक्लाइन आएगा? जी बहुत शुक्रिया। असल में पाकिस्तान का अलमिया ये है कि साल पहले एक निज़ाम सामने लाया गया था। कई हुकूमतों पहले ये बात हुई थी कि जी जो इंटरनेशनल प्राइसेस होंगी, बैन अवी सतह पे जो कीमतें होंगी वो पास थ्रू होंगी, उनका फ़ायदा आम आवाम को मिलेगा। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत समेत कई हुकूमतें अवाम नास के साथ ये बेईमानी करती आई हैं कि वो चूँकि टैक्स मुल्क में नहीं इकट्ठा कर सकें, तो इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा जितना यानी बैन अवी सतह पे कीमतें कम हुई वो पास थ्रू नहीं किया। कीमतें बढ़ी तो वो अवाम पे बोझ डाला, जब कम हुई तो नहीं डाला। तो इसलिए ये कहना कि जनाब ये बैन अवी सतह पे तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये तमाम के तमाम जो मामलात हो रहे हैं इनका ताल्लुक यानी इस मुसीबत की जड़ या इस मुश्किल की जड़ कोरोना वायरस ही है। जब तक कि उस पर काबू नहीं पाएंगे तो ये माशी बदहाली जो कि कसाद बाजारी की शक्ल में सारी दुनिया पे छाई हुई है ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान का तो आवे का आवा बदकिस्मती से बिगड़ा हुआ है। अगर कोई ईमानदारी से कभी कोई फैसला कर ले तो हो सकता है कि जितना बैन अवी सतह पे कीमतें गिरें उसका फायदा अवाम को हो, लेकिन अब तक बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर साहिबा जिस तरह से फरहान साहब कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन में बिजनेस तो है नहीं है, तो ओबियसली टैक्स कलेक्शन में तो बहुत कमी आएगी। तो क्या उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑयल पे आएगा? क्या अवाम ये समझें कि अगर टैक्स कलेक्शन में डिक्लाइन आ रहा है तो उसकी कमी गवर्नमेंट ऑयल प्राइसेस जो है वो मेंटेन करके पूरी करेगी? भूल रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तो रिक्वेस्ट की थी तमाम मालियाती इदारों से कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो
कर्जे की किस्तें वापस कर रहे हैं उनको रिलीफ दिया जाए। और उस मद में आपको पता है कि 1 साल का कम अज कम हमें मिल गया है कुशन के, हमने अभी अपनी कर्जे की किस्त वापस नहीं करनी। वो इसी तरह फायदा देगी कि जो ट्रांसफर, जाहिर है हुकूमत के पास राज तो होता नहीं अलादीन का, उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना होता है, और अगर टैक्स कलेक्ट नहीं होता तो जो पिछली हुकूमतें फार्मूला रखती रही हैं कि मजीद कर्जे ले लेके तो वो अपने काम चलाती रही हैं। तो अब उसमें अगर कुशन मिल जाएगा कि बाहर हमें वापस जो हमारी इतनी 31,000 अरब से ऊपर का कर्जा है जिसकी किस्तें हमें सालाना ये देनी पड़ रही थी, वो हमें एग्जाम्पशन मिल गई है 1 साल की, तो जाहिर है वो आगे उसका ट्रांसफर नहीं होगा इम्पैक्ट। और उसके साथ साथ क्योंकि ये अनयूजुअल हालात हैं, एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, और इस वक्त 1200 अरब का एक पैकेज इसलिए दिया जा रहा है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, उनको आगे ये चीज़ें ट्रांसफर नहीं की जाएंगी। जिस तरह ये मेरे जो कलीग अभी बैठे हैं बात कर रहे थे, बात सारी है कि अब आपके IPPs हैं जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं वो 10-10, 15-15 साल के लिए उन्होंने आगे बुक कर लिए हैं, और उसमें आप यूनिट जितनी मर्जी भी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है उससे पहले ही एग्री की हुई है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी चार्जेस के मद में आपको चाहे आप 100 रुपए की बिजली बना रहे हैं या 50 रुपए की बना रहे हैं, जो आपने वहाँ पे साइन किए हैं वो आपको देने पड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब बात ये है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, डॉक्टर साहब बात ये है कि जो आपने अभी बात की है कि जो नए प्लांट लगे हैं वो 75% कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं, सॉवरन गारंटी उन्होंने ली हुई है, पाक रुपये में इन्वेस्ट करके डॉलर के अंदर वो, और 15% की बजाय अभी जो रिपोर्ट आई है 70% तक वो मुनाफा ले रहे हैं। तो वो तो अपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन जा रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो नहीं जा सकते, वो तो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो चोरियां कर रहे हैं, ओवर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो उनके ऊपर क्या आप कार्रवाई नहीं करेंगे? खामोश तमाशाई हुकूमत मान के बैठेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी खामोश तमाशाई। इसलिए इतनी आपको जो रिपोर्टें आ रही हैं, अगर खामोश तमाशाई या बीच में अगर सहूलतकार बनना होता तो फिर ये कभी रिपोर्ट्स आती नहीं और ना वज़ीर आज़म इस पे एक्शन लेते। अच्छा। तो इसलिए हर तरह की जो पाकिस्तान में होर्डिंग या जो काम 2 नंबर होते रहे हैं और मुनाफाखोरियां होती रही और अवाम की खाल में से ये सारे पैसे निकाले जाते हैं, उसी के खिलाफ हम स्टैंड ले रहे हैं, चाहे हमारे अपने लोग इन्वॉल्व हो, चाहे हुकूमत के किसी भी मामलात में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो वो बिल्कुल बहुत रूथलेस है, चाहे उनके अपने घर में कोई बंदा इन्वॉल्व हो। अच्छा। तो इसीलिए इस चीज का आप रखें, और बाकी जो सिस्टम यहाँ पर इतने अरसे बना नहीं है, हमारी यही कोशिश अल्लाह करे हम इस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर आए। डॉक्टर साहब मैं कता कलामी की माफ़ी, फरहान भाई आपसे 30 सेकंड में पता, आप मुख्तसर भी जवाब दे लेते हैं। आपको क्या लग रहा है मौजूदा सूरत हाल देखते हुए, कर्जे मुआफ में ऐसे ही पेंडिंग हो गए, आगे चले गए, तो पाकिस्तान की मीशत को आप क्या देख रहे हैं? ये जितना बड़ा भौचाल है इससे हम निकल आएंगे इंशाल्लाह? भाई इसका दारो मदार तो इस बात पे है कि हुकूमत पाकिस्तान किस तरह इस सारे के सारे मसले से डील करती है। अभी तक तो कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। 1.5 साल का रिकॉर्ड में आप ये देख लें कि जो कि ख़ास तौर पे अशियाई खुर्द व नोश के हवाले से जो एक बहरान की सूरत खड़ी हुई है, अब वो 25 तारीख को शुगर और वीट की रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन मसला ये है कि ये तो शुगर जो एक्सपोर्ट हुई, जो वीट की कमी हुई, ये तो हुकूमत के फैसलों के नतीजे में हुई। अच्छा। इसी तरह ये कहानी कई और सेक्टर्स में दोहराई गई है। तो इसलिए मैं तो ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। बाकी रहा इमरान खान साहब की अपील और जो उन्होंने बैन अवी सतह पे कहना कह दिया, वो तो कई मुल्कों ने कहा, खाली इमरान खान साहब की बात तो नहीं सुनी जाएगी कि वो सारी दुनिया का ध्यान करे। थैंक यू फरहान बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर कमल शोजब साहिबा आप शुक्रिया। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एक ख़ानदान जो इस वक्त मुश्किल में है कि कोरोना की सूरत हाल से मुल्क में लोग वापस नहीं आ पा रहे, वो क्या कह रहा है वो ख़ानदान, उसकी रुदाद आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त कोरोना की वबा से ये भी पैदा हो चुका है कि बहुत से पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, जिन्होंने वापस आना था अब नहीं आ पा रहे, क्योंकि एक तरफ बॉर्डर भी सील है और फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो इसी तरह से भारत में कुछ ख़ानदान अब भी फंसे हुए हैं, कुछ तो लोग वापस आ गए लेकिन कुछ अब भी वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी ख़ानदान से बात करेंगे, लेकिन इसके साथ उनसे बात करने से पहले एक और गुजारिश जो स्पेन से बहुत से लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा कि जी प्लीज़ आप ये बात ज़रूर करें कि ऐसे लोग
जो वहाँ पर दुनिया से चले जाते हैं स्पेन से, उनकी वहाँ पर अगर आप तदफीन करते हैं तो उसका उनको किराया भी देना पड़ता है, वहाँ बड़े मसाइल हैं उनको, और उनकी डेड बॉडीज़ भी यहाँ नहीं आ सकती, जबकि उनकी ख्वाहिश है कि वो यहाँ आकर अपने वतन में अपनी मिट्टी में दफन हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि इस पर भी वो चाह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान कुछ तवज्जो दे, जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो भी, और जो लोग बाहर जांबाक हो रहे हैं इस बीमारी से या वैसे दुनिया से जा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा ये मसला बना हुआ है। बहरहाल शहर बानो हमारे साथ है, जो कि इस वक्त भारत में है, पाकिस्तानी है, कराची से इनका ताल्लुक़ है और वो अब पाकिस्तान आना चाहती हैं। शहर बानो साहिबा, ये बताइएगा आप कब भारत गई थी और अभी क्या हालात हैं, किस मुश्किल में आप इस वक्त भारत में? मैं वहाँ से पाकिस्तान कराची से 5 तारीख मार्च को निकली और मैं 8 तारीख को मुंबई सुबह 5 बजे पहुँची और मैं मुंबई में 4 से 5 दिन रहकर आई हूँ, क्योंकि हमारे गार्ड ऑफ ऑनर जो हमारे सबसे बड़े हैं सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन मौला के उर्स पे मैं आई थी। इस सिलसिले में मैं वहाँ पे रही, वहीं से हमारे थोड़े हालात ऐसे चल रहे थे, लेकिन एकदम इतना नहीं पता था कि इस तरह से हालात हो जाएंगे और एकदम से ये लॉकडाउन हो जाएगा। और मेरे पास अहमदाबाद की वीज़ा थी, उसके बाद मैं डायरेक्ट अहमदाबाद आई हूँ। और अहमदाबाद में भी हमारी इसी तरह से बहुत बड़ी दरगाह है, तो वहाँ पे भी मैंने अपनी ये ज़ियारत, मैं आई हूँ अपने ज़ियारत के पर्पस से। तो मुझे यही कहना है, आप ये पूछ रहे हो कि मुझे कोई तकलीफ का सामना यही करना पड़ा कि ये अब जो यहाँ पे मैं आई उसके बाद से 15 तारीख या 16 तारीख से जो लॉकडाउन हो गया है, उसके बाद से मैं अहमदाबाद। अच्छा, बताएं कि पाकिस्तानी एम्बेसी से वहाँ भारत में आपने राब्ता किया, और अगर राब्ता किया तो उनका रिएक्शन क्या था? हाई कमिश्नर वालों से डेली रब्ता होता है और वो डेली हमारी हेल्प के लिए तैयार है, मगर वो भी यही एक ही बात बोलते हैं हमसे कि हम जैसे इंडिया वालों की तरफ से हमें कोई भी न्यूज़ आएगी तो हम आपको फौरन इत्तला करेंगे और हम आपको आपके वतन। ये मुझे बताएं कि भारत में उसका रवैया आपके साथ कैसा है? आपसे वज़ीर इमरान खान से क्या कहना चाहेंगी? मैं हमारे वज़ीर आज़म से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म को हमारे फुटेज बताइए और बोलिए कि ये जल्द से जल्द वहाँ से इन लोगों को, हाई कमिश्नर वालों को अपील करें और इंडिया वालों की तरफ से भी अपील करें। दोनों तरफ से अपील मौसूल होगी तो हम अपने वतन जा सकेंगे। मेरे साथ कोई भी मर्द हजरात नहीं है और काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं काफ़ी दिनों से अहमदाबाद में हूँ, मुझे महीना होने को आएगा। पैसों की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, पैसों मेरे पास अब पैसे भी खत्म हो गए, महीने के थे पैसे, मैं महीने के पैसे लेकर आई थी और मैं मिडिल क्लास से हूँ, तो इस वजह से मुझे पैसे, और यहाँ कोई नज़दीक का रिलेशन वाले नहीं है कि कोई मेरी हेल्प आउट करे कि मैं इनको पाकिस्तान जाके रिटर्न आउट कर दूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं और हम अपने वतन चले जाए, ऐसे हज़ारों ऐसे बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी हैं भाई बहन, उन सब की मदद करिए। आप हमारी बहन है, अल्लाह ताला जल्द आपकी मुश्किल आसान करें, आप वापस पाकिस्तान आ सकें। ये एक बहुत बड़ा मसला है असद करल साहब, बहुत से लोग हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क में हैं, उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, वापस वहाँ आना चाहते, आ नहीं पा रहे। लेकिन मुईद यूसुफ साहब ने ये कहा है कि वो सराहते भी हैं इन लोगों के सब्र को, मुश्किल में है ये सब लोग, लेकिन वो कह रहे हैं कि जल्द इंतजामात किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इतनी कैपेसिटी बढ़ाई जाए कि जब लोग आएँ उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो सके, उनको क्वारंटीना में रखा जा सके। अब ये खातून सिर्फ 2 बच्चे उनके साथ हैं। मेरा ख्याल इनको वाघा बॉर्डर के जरिए भी आ सकती हैं, क्वारंटीना सेंटर में इनका टेस्ट हो सकता है। इस तरह बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो फंसे हुए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी ख्वाहिश यहाँ पे आने पर, ख़ास तौर पे मुझे आज़ाद कश्मीर के साबिक फेडरल सेक्रेटरी भी हैं खुर्शीद साहब, उनकी फैमिली जा रही थी, ख़ास तौर पे PI के हवाले से उन्होंने बताया कि फ़्लाइट्स और तो कुछ जा नहीं रही, तो इस्लामाबाद बैठे थे, उनकी टिकटें कैंसिल कर दी और 9,000 उनका जी आप डॉलर देंगे, उसके मुताबिक रकम देंगे तो फिर आपको, यानी पहले टिकटें उनकी बुक थी, ज़्यादा ओवर चार्जिंग भी हो रही है, ये मामलात भी हैं। यानी इस हालात के अंदर भी, तो इस पर भी मेरा ख्याल है हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कि जो आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के हिस्सों के लोग जो हैं, जो बरतानिया जो और मुख्तलिफ मुल्कों में जाना चाहते हैं, अच्छा, अगर उनके टिकट बुक हैं तो ज़्यादा ओवर चार्जिंग इस हालात में पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है भरपूर कोशिश कर रही है, एफर्ट कर रही है। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारी एम्बेसी जो है अपने तौर पर वहाँ से चार्टर तैयार करके जो पाकिस्तानी वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको पाकिस्तान लेके आ रही हैं, लेकिन इतना आसान काम नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। चलें, जल्द से जल्द इन सब लोगों की मुश्किलें आसान हो। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।